स्टूडेंट्स, हम लोग कल ही पहले स्टार्ट कर लिए हैं वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव। उसमें कुछ चीज़ें हमने बताया, उसमें एक ही टॉपिक अभी तक बात किए थे हम लोग, बायो-सेवर्ट का नियम। तो जो बायो-सेवर्ट का नियम आया था, वो बायो-सेवर्ट का नियम था किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जहाँ μ0/4π का मान था 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। μ0 का जो मान था वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर था। क्या था? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर था। और ये जो μ0 था ना, ये μ0 को निर्वात अथवा वायु की वैद्युत चुंबकशीलता कहते हैं। निर्वात अथवा किसकी? वायु की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हम लोग कर चुके थे। अब आज का टॉपिक था जो कल ही बता दिए थे तुम लोगों को, निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता, वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। आज का हम लोगों का टॉपिक है निर्वात में चुंबकशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता में संबंध। तो देखो, पहले चैप्टर में हम निर्वात में वैद्युतशीलता, देखो निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता, यहाँ पर एक ध्यान से समझते चलो। निर्वात में वैद्युतशीलता ε0 होता है। इसको क्या कहते हैं? निर्वात अथवा वायु में ये क्या है? वैद्युतशीलता है। ये पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं। ठीक है, और आज पढ़ाए हैं μ0। μ0 क्या है? निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता। क्या है? चुंबकशीलता है। ठीक है, ε0 क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता है। और μ0 क्या है? निर्वात में अथवा वायु में चुंबकशीलता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, इसका आंशिक मान कितना पढ़े हम लोग? 8.85 गुणे कितना? हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या पढ़े हैं? इसका 8.85 करके पढ़े हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, एक सिंपल था, तो चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे 1/4π ε0 का मान 9 × 10⁻⁹ और μ0/4π का मान अभी हम बताए होता है 10⁻⁷। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और जो इसका मात्रक था 9 × 10⁻⁹ का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था। ठीक है, इतनी चीज़ें तुम लोगों को पीछे से याद करनी पड़ेंगी। अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। देखो, ये दो चीज़ें तुम लोग जानते हो। ठीक है, ये जानते हो कि 1/4π ε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और μ0/4π की वैल्यू जानते हो कि 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और ये ε0 क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता। और μ0 क्या होता है? निर्वात में चुंबकशीलता होता है। तुम लोग जानते हो। अब देखो, ये संबंध कितना छोटा सा डेरिवेशन है। अगर ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं तो देखो कितना आसान है ये। देखो, डायरेक्ट लिख सकते हो। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि और छोटा सा डेरिवेशन है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ये हमको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये होती है और ये भी मालूम है कि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अब देखो, अगर हम समीकरण 2 में, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें तो क्या होगा। देखो समीकरण 1 में, यहीं से ध्यान दो, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 2 से तुम भाग दोगे तब जरा देखो क्या मिलेगा। तब होगा क्या, ये देखो, ये हो जाएगा क्या, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0 क्या हो जाएगा, और अपान ये देखो क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इज इक्वल टू क्या था 10⁻⁷ बाई यहाँ पर क्या है 9 इंटू 10⁹। कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। हम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर जब हमने भाग दिया तो क्या मिल गया, म्यू 0/4 पाई अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तुम लोग जानते हो कि अभी इस भिन्न का इसमें ऊपर वाले में पलट कर गुणा हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू ये क्या होगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0/1 इज इक्वल टू, ये देखो आगे ध्यान दो, 10⁻, ये देखो -7 है, ये देखो 10⁻ क्या है -7 है, ये 10⁻9 है। पढ़ा रहने दो इसको, भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। आगे देखो, आगे जो हम लोगों को समझना है 10⁻⁷/9 इंटू 10⁻9। अब देखो अगर तुम लोग, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होता हुआ तुम लोगों को दिखाई देगा। देखो ध्यान से, कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो। ये 4 पाई से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आगे देखो म्यू जी, यहाँ क्या बचा, 4 पाई से जब कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, म्यू 0, क्या बचा, म्यू 0, और यहाँ क्या बचा, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये मुझे बता दो, अगर हम इस 10⁻⁷ को नीचे लाएं तो ये 10⁻7 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इस 10⁻7 को ऊपर से नीचे लाएं तो ऑलरेडी वो ऊपर माइनस है, तो नीचे आकर वो क्या प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 7 नीचे आया, 9 पहले था, 9 7 16। ठीक, आगे देखो, अब अगर थोड़ा सा तुम लोगों को कुछ अब हम बताएं, जानते हो क्या बताएं, क्लास 9 से ही पढ़ते चले आते हो, जिसको यहाँ पर हम बता रहे हैं। निर्वात में वायु प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो भी होता है ना। तो अब मुझे ये बता दो तुम लोग कि ये जो 9 है इसको 3 और ये 10⁻16 है, इसको 8 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसकी वैल्यू यहाँ क्या
मान चुके हो। क्या होता है 3 × 10⁸ क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। तो μ0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/c² लिख सकते हैं। तो और आगे देखो c² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। यही निर्वात में वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में क्या होता है, संबंध होता है। यही क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में क्या होता है, संबंध होता है। अब एक बार जरा फिर से इसको देखो, एक बार इसको फिर से जरा देखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। देखो हेडिंग क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन 0, अब इसको समझते चलो। और चुंबकशीलता मतलब μ0। हमको कोई एक ऐसा डेरिवेशन कर देना है, हमको कोई एक ऐसा डेरिवेशन कर देना है जिसमें एप्सिलॉन 0 और μ0 दोनों हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने चैप्टर फर्स्ट में गया और चैप्टर फर्स्ट से को पकड़ के लाया। किसको पकड़ के लाया, 1/4 एप्सिलॉन 0 को। मुझे मालूम है कि 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और अभी कल पढ़ाए हम बायो-सेवर्ट के नियम में कि μ0/4 इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। चूँकि मुझे कुछ ऐसा करना है कि μ0 और एप्सिलॉन 0 एक साथ आ जाएं, क्योंकि हमको μ0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध निकालना है, तो कुछ ऐसा करना है। इसलिए हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिया और सॉल्व किया तो हमको मिला μ0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16। और जब हम इसको सॉल्व किए तो ये देखो 3 × 10⁸ मिला। 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है, जिसको हम c रख दिए और एट लास्ट सॉल्व किए तो हमको c इज इक्वल टू मिल गया 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। ये तुम लोगों के निर्वात में प्रकाश का, निर्वात में वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता का रिलेशन है। अब देखो, क्योंकि हम लोग अब अगले टॉपिक पर देखो कौन सा टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। क्योंकि हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो अब हम 2 नियम तुम लोगों को पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो अब हम लोगों की अगली हेडिंग जो होगी, अब जो हम लोगों की अगली हेडिंग होगी वो होगी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब देखो, जो अब हेडिंग हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं वो पढ़ाने चल रहे हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब अगली हेडिंग तुम लोगों को हम बताने चल रहे हैं धारावाही चालक के कारण। ध्यान देना, अब अगला हेडिंग हम पढ़ाने चल रहे हैं तुम लोगों को धारावाही चालक के कारण, चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब देखो ये टॉपिक क्या है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। इस टॉपिक के बारे में भी जान लो। देखो कल हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, कल बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाए थे। कल जो है तुम लोगों को हम बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाए थे और बायो-सेवर्ट के नियम में ये हम लोगों को पता चल चुका था कि यदि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
और उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला, B = μ0/4π I dl/r²। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग ऐसा कह दिए कि किसी चालक धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। हम लोगों ने उसको बायो-सेवर्ट के नियम से उसको देखा भी कि उसमें जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा हमने देखा। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फार्मूला भी पढ़ा, वो फार्मूला था dB = I dl/r²। फार्मूला भी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ एक चीज़ दिक्कत हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना पढ़ लिए लेकिन डायरेक्शन निकालना नहीं जानते हैं, दिशा निकालना भी नहीं मालूम है। मुझे मालूम ही नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होगा लेकिन उसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा निकालने के लिए अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। तो अब अगर हेडिंग डालोगे तुम लोग धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, तो लिखोगे दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो अब तुम लोगों को तो कुछ समझ में आया होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, आज हम लोग अब दिशा ज्ञात करना उसका जानना पहचानना शुरू कर रहे हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। ज्ञात करने के लिए मुख्य दो नियम हैं। मुख्य दो नियम है। अब वो देखो मुख्य दो नियम क्या हैं। पहला है दाएं हाथ के हथेली का नियम। पहला है दाएं हाथ के हथेली का नियम। पहला है दाएं हाथ के हथेली का नियम और दूसरा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम। ठीक है, हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए दो नियम मालूम है। एक है दाएं हाथ के हथेली का नियम और दूसरा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। हेडिंग तुम लोग भी डाल लो, हथेली का नियम इस पर। तो देखो दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। पहला काम तो ये है कि मान लो ये मेरा दाहिना हाथ है, बहुत गौर से समझना इसको ताकि आज ही तैयार हो जाए। दाएं हाथ के हथेली का क्या नियम है कि अगर मेरा ये दाहिना हाथ है और हम अपने दाहिने हाथ के ये चारों अंगुलियां और अंगूठे को ऐसे लंबवत फैलाएं। देखो ये चारों अंगुलियां और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। कितने डिग्री का एंगल बने? 90 डिग्री का। ध्यान से देखना, मैं दाएं हाथ के हथेली का क्या नियम है कि यदि हम ये चारों उंगलियां और अंगूठे को ऐसा फैलाएं कि ये चारों उंगलियां और अंगूठा ऐसे लंबवत हो। और एक काम और, मान लो ऐसे एक चालक तार तुम्हारी हथेली पर है ऐसे, तो ये जो अंगूठा है ना, ये इस चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। ये जो चालक है ना, इसमें बहने वाली धारा की दिशा में हो। मतलब जैसे इस चालक में अगर धारा इस सिरे से इधर जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, तो देखो अंगूठा मेरा ऐसे है। अगर धारा ऐसे आती तो हम हथेली ऐसे रखते। देखो हम फिर से समझो, ये ऐसे लंबवत फैलाएं। अब अगर धारा ऊपर जा रही है तो देखो अंगूठा ऊपर है, और अगर धारा मेरी तरफ आती तो हम इसको ऐसे करते हैं।
अब देखो ये मेरी दिशा में है कि नहीं, फिर से समझो। पहला काम क्या करना है, अपने दाएं हाथ की हथेली को के चारों उंगलियों और इसको ऐसे लंबवत फैलाना है। दूसरा, अंगूठा की दिशा ऐसी हो कि ये जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। देखो धारा ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर है। मान लो धारा मेरी तरफ आ रहा होता तो हम ऐसे हाथ मारते, कोई डाउट नहीं। हाथ फैलाना समझ में आया। दाएं हाथ के हथेली के चारों उंगलियों को एक दिशा में और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाना है। और अब आगे का काम देखो। अब आगे का काम, दाएं हाथ के हथेली को छोड़ दो। बायो सेवर्ट ने क्या किया था, देखो ऐसे एक चालक तार लिया, तो चालक तार निकाल से वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ बिंदु P लिए थे ना, लिए थे कि नहीं लिए थे, बोलो। बिंदु P लिए थे, ठीक। तो अब देखो क्या करना है, दाएं हाथ के हथेली और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि ये चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हों जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मतलब देखो बिंदु यहाँ है तो हम ऐसे फैलाएं। अब देखो ये मेरे चारों उंगलियों की दिशा जो है ना P की ओर है, ऐसा नहीं कि हम इधर फैला दे, नहीं। ये चारों उंगलियां बिंदु P की दिशा में हो। देखो ये चारों उंगलियां इस P की ओर है कि नहीं है। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम कहता है चारों उंगलियों और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और ये उंगलियां उस बिंदु P की दिशा में हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली की दिशा, देखो हथेली का मुंह ऊपर की ओर है कि नहीं, तो हथेली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की, हथेली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। फिर से देखो, यदि हम अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और ये उंगलियां उस बिंदु P की ओर हों जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यह हथेली के लंबवत या हथेली की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो अब हेडिंग डाल दो दाएं हाथ के हथेली का नियम और उसमें लिख लो, लिखो उसमें लिख भी डालो, लिखो उसमें यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली, यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा व अंगुलियां, चारों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों, तो परस्पर लंबवत हों तो नहीं, सॉरी, अंगूठा और चारों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हों जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, अब देखो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम बहुत ईजी है। देखो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, अब हेडिंग डाल दो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। देखो अब मान लो ये पेचकस है, पेचकस तुम लोग देखे हो, पेचकस या टेस्टर समझ लो। देखो अगर किसी पेच को कसना है तो ऐसे घुमाओगे ना, ये देखो दाईं ओर, और खोलना है तो पेचकस को बाईं ओर घुमाओगे। पहले ये चीज़ें जान लो। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम पढ़ने के लिए तुम लोग अगर वैसे सब लोग जानते हो, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो ये समझ लो, अगर पेच को अंदर की ओर भेजना है, मतलब कसना है, नीचे भेजना है, पेच को नीचे भेजना है तो ऐसे पेचकस को दाहिनी ओर घुमाना पड़ता है, और पेचकस को अगर ऊपर लाना है तो हम बाईं ओर घुमाते हैं। ये चीज़ आप समझ लो।
पेचकस को अगर अंदर नीचे ले जाना है, कहाँ नीचे, तो हम दाईं ओर पेचकस को घुमाते हैं। पेच को ऊपर लाना है तो हम बाईं ओर घुमाते हैं। अब देखो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है। हम अपने पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस के गति की दिशा धारा की दिशा में हो। अर्थात अगर धारा की दिशा नीचे हो तो हम अपने पेचकस को दाहिनी ओर घुमाएंगे, अगर धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो हम अपने पेचकस को बाईं ओर घुमाएंगे। फिर से समझो, अगर धारा की दिशा नीचे है तो पेचकस को दाईं ओर घुमाना, अगर पेचकस की दिशा ऊपर की ओर है तो अपने अंगूठे को बाईं ओर घुमाना। देखो, यदि हम अपने पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में गति करे। देखो, नीचे जा रहा है तो दाहिनी ओर, ऊपर जा रहा है तो बाईं ओर। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहता है, यदि हम अपने पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस धारा की दिशा में गति करे, तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में गति करता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। क्या? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहता है, यदि हम अपने दाएं पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस धारा की दिशा में गति करे, तो पेचकस को घुमाने के लिए हमारा अंगूठा जिस दिशा में गति करता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। अंगूठा की गति जरा समझो। जैसे देखो, पेचकस को इधर घुमा रहे हो ऐसे, तो देखो मेरा अंगूठा कैसे चल रहा है, जरा देखो एक बार में ही। देखो, ये देखो अंगूठा यहाँ है ना, देखो पेचकस जब घूम रहा है तो मेरा अंगूठा ऐसे घूम रहा है, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब मेरे अंगूठे की गति ऐसे है। जब अंगूठा ऐसे घुमा रहे थे तो देखो मेरा अंगूठा ऐसे चल रहा था। मतलब जब करंट नीचे जा रहा था तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज थी, जब करंट ऊपर आया तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए मेरे पास दो नियम हैं। पहला है दाएं हाथ के हथेली का नियम, दूसरा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। जो दोनों चीज़ें हम बता दिए, इसको तुम लोग समझना। अब हम कल जो डेरिवेशन पढ़ाएंगे वो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पढ़ाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पढ़ाएंगे। इतनी चीज़ों को तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना। जो अब मेरा कल का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। लेकिन इतनी चीज़ों को तुम लोग कापी में ज़रूर मेंटेन कर लेना। और अब अगले टॉपिक के साथ कर लीजिए।